तो उत्तर प्रदेश का दबंग कौन है और कौन सी पार्टी का सियासी रंग इस वक्त जनता पर चढ़ रहा है, चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आज हम करेंगे चर्चा। और तमाम मुद्दे, तमाम बिंदु, हर एक मुद्दे पर चर्चा होगी, फिर चाहे वो धर्म की हो, चाहे वो राजनीति की हो, चाहे वो विकास की हो, चाहे वो विश्वास की हो, चाहे वो ध्रुवीकरण की हो, चाहे वो तुष्टीकरण की हो, हर एक मुद्दा यहां पर उठाया जाएगा। और खास पैनल हमारे साथ रहेगा। हमारे साथ डॉक्टर अजीज खान, समाजवादी पार्टी के ओर से प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। हमारे साथ फैजान खान, बहुजन समाज पार्टी की ओर से प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। साथ ही जेडीयू से माधव आनंद जी हमारे साथ जुड़ गए और थोड़ी देर में बीजेपी की ओर से प्रेम शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं अजीज खान जी आप ही के साथ शुरुआत करती हूं। आज एक वीडियो मैंने देखा और एक ट्वीट मैंने देखा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं शलभमणि त्रिपाठी, उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया। अब देखिए, आप राम का नाम ले ही रहे थे, परशुराम जी का फरसा अखिलेश जी ने उठाया ही था कि जहां पर इनॉग्रेट करते हैं मंदिर को, वो फरसा ध्वस्त होकर नीचे गिराता है। कम से कम इतना मजबूत तो बनवाते कि मतदान होने तक जिंदा रहता। देखिए मीनाक्षी जी, आज बीजेपी के पास बताने को जब कुछ नहीं है तो इस तरीके की बात करके वो जनता का ध्यान कहीं ना कहीं भटकाने का प्रयास कर रही है। पहले तो योगी जी अपने लिए जो सुरक्षित सीट ढूंढ रहे हैं और बीजेपी वाले उनको दे नहीं रहे हैं। आप टीवी देख हम उस पर भी चर्चा कर लें, फरसे में भी चर्चा होगा। अरे मुझे मौका दे मीनाक्षी जी, आप बड़ी पत्रकार हैं, मुझे मौका दे प्लीज। मैं कह रहा था भाई, बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि आज तमाम समस्याएं और प्रदेश की हैं। जो 5 साल उत्तर प्रदेश को इन्होंने बंधक बना लिया था, प्रदेश की जनता घुटन महसूस कर रही थी, और जब चुनाव घोषित हुआ लोगों में कहीं ना कहीं उत्साह दिखा, लोग अपने आप को आजाद महसूस कर रहे हैं और मन बना चुके हैं कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हटाना है। जब ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई तो आज बीजेपी पता नहीं कौन कौन से राग अलाप रही है, सपनों की बात कर रही है, सब फरसे की बात कर रही है। अरे भाई, मौसम खराब है, सही से नहीं हो पाया होगा, नहीं बन पाया होगा, फरसा गिर गया, फिर बन जाएगा। इसमें बीजेपी इतना ज्यादा इसको हाइप देने का क्यों प्रयास कर रही है? अरे बीजेपी पहले ये बताए कि जो मतलब सपने में कृष्ण भगवान आ रहे हैं जी की जल्दबाजी में बनवाया था, मौसम खराब था, गिर गया, चुनाव की जल्दबाजी थी क्या? देखिए एक बात मीनाक्षी जी, भाई कोई चीज बनती है और अगर वो गिर गया, हवा चल रहा है, मौसम उत्तर प्रदेश का खराब है, लखनऊ का मौसम खराब है, गिर गया फिर बन जाएगा। उसमें इतना हाइप देने की भाई वो ये देख नहीं रहे कि उत्तर प्रदेश में इतनी मौतें हो गई, इस पर उतना सवाल नहीं खड़ा किया। कोरोना में लाशें बही है गंगा में, उस पर सवाल नहीं खड़ा किया, उसके बारे में नहीं ये बता रहे, ट्वीट नहीं कर रहे सलभ जी, ये नहीं बता रहे 800 का सिलेंडर 80,000 में बिका, लोगों को हॉस्पिटल बेड ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, उस पर ट्वीट नहीं कर रहे हैं। लाखों मजदूर जो कोरोना काल में माइग्रेट किए, छोटे छोटे मासूम बच्चे 2-2, 2,500 हजार किलोमीटर चले, उस पर ट्वीट नहीं किया, आज इस पर ट्वीट कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि इनके पास बताने के लायक कुछ है ही नहीं। लेकिन सवाल मात्र इतना नहीं है, सवाल मात्र इतना नहीं है डॉक्टर अजीज खान, दंगे कराने वालों में एक और नाम जुड़ गया। इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी छोड़ अब समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। बीजेपी तो इस पर भी अटैक कर रही है। स्वतंत्र देव सिंह का बयान हमने आपको सुनाया। मीनाक्षी जी 11 दिसंबर 2018 को हंसराज गंगाराम अहिर ने लोकसभा में, ये इनके कैबिनेट मंत्री है, जवाब दिया कि सबसे ज्यादा दंगा 2017 के बाद हुए हैं, जिसमें 32% अधिक दंगे हुए हैं। आप समझिए कि इसमें 44 मौतें हुई हैं, 44 मौतें। सवाल इस बात का, दंगा कौन कह रहा कम हुआ? आप देखिए दंगे का, जरा मैं एनसीआरबी का आंकड़ा दे दूं, 2017 में 8,990 दंगे हुए, 2018 में 8,908 दंगे हुए, 2019 में 5,714। दंगे कहां नहीं हुए हैं? दंगे खूब हुए, लेकिन उस दंगों को बीजेपी छिपा रही है। ये दंगा तो छोड़िए, उसका स्वरूप बदल दिया इन्होंने। ये तो मॉब लिंचिंग करते हैं, आदमी को पकड़ लेते उसको मारते हैं। मॉब लिंचिंग इनकी पुलिस ने किया है, चाहे वो मनीष गुप्ता की हत्या हो, चाहे हाथरस में बेटी का मामला हो, चाहे लखीमपुर में किसान को कुचलने का मामला हो। आप देखिए ना इस बात को, इनके तो अधिकारी मॉब लिंचिंग करते रहे। और हमारी मांग है कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो सरकार के एजेंट के तौर पे काम कर रहे थे, उनको हटाया जाए, चाहे प्रशांत कुमार जी हो। नहीं, ये बात तो अखिलेश यादव की मुझे याद आ रही है, उन्होंने बातों बातों में इशारा भी दे दिया था। इनको हटाया जाए क्योंकि ये सरकार के प्रतिनिधि की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी अभी भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, स्वागत है आपका प्रेम शुक्ला जी। अब ये उत्तर प्रदेश की राजनीति और बीजेपी की रणनीति क्या है?
हिंदू वर्सेस हिंदुत्व की बात करना या हिंदुओं की बात करना, मंदिर की बात करना, श्री कृष्ण का सपने में आ जाना, 80 वर्सेस 20% की लड़ाई, उत्तर प्रदेश की लड़ाई बताना, आखिर बीजेपी की रणनीति क्या है? क्या एक बार फिर मंडल और कमंडल दोनों साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है? भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का नारा लगाकर और उस पर अमल करके चलती है। जिन्ना किसको याद आते हैं? भगवान श्री कृष्ण सपने में किसको दिखाई देने लगे? ये आपने देखा कौन किसने ये मुद्दा उठाया? ये भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा उठाया। बारंबार जो है वो अयोध्या बन रही हो, कब का निर्माण हो रहा हो, काशी में काशी का कॉरिडोर का निर्माण हो रहा हो, मथुरा का निर्माण हो रहा हो, आपत्ति किसको है? अगर अयोध्या, काशी और मथुरा का भी भव्य दिव्य निर्माण हो, वहां का भी विकास जो है चतुर्दिक हो, तो किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? लेकिन आपत्ति होती है, क्योंकि जिनको मथुरा में जवाहर बाग कराने की आदत रही हो, जिनको काशी विश्वेश्वर के धाम को, जो महात्मा गांधी 1916 में कह रहे थे कि यहाँ जो है स्वच्छता आनी चाहिए और भगवान विश्वेश्वर के यहाँ जाने का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए, अगर वो भारतीय जनता पार्टी करती है तो जिन्नावादियों को पीड़ा क्यों हो जाती है? गांधी का सपना पूरा होता है तो पीड़ा होने की कोई आवश्यकता नहीं है उनको। और भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है, हमने समाजवादी पार्टी से लेंगे, लेकिन उससे पहले प्रेम शुक्ला जी आप एक बताएं, डबल किया, हम बात सवाल और संदेह। मीनाक्षी जी मेरी बात पूरी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, प्रेम शुक्ला जी से जोड़िएगा आप कि सवाल और संदेह मंशा पर तब खड़े हो जाते हैं जब योगी आदित्यनाथ जी मंच से कहते हैं कि लड़ाई 80 वर्सेस 20% की है। तो जब आप सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं तो ये 20% कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है, और वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने कैसे समुचित जो है मुद्दा रखा है जनता के समक्ष, यह भी बताता हूं मैं आपको। देखिए, हम तो विकास की बात करते हैं, हम पर कैपिटा इनकम डबल करते हैं, हम जीडीपी डबल कर देते हैं, हम जो है लगभग 30 लाख लोगों को मुफ्त मकान दे देते हैं, घर घर बिजली पहुंचा देते हैं, हर घर जल की योजना का अमलीकरण प्रारंभ हो जाता है, स्वास्थ्य में क्रांतिकारी काम करते हैं, एक्सप्रेस वे बनाते हैं। ये सब अपनी जगह है, लेकिन जब हम 80 और 20 की बात करते हैं और उसको लोग सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से जोड़ लेते हैं, 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 80 में से कितनी सीटें मिली थी? 73। वो रिजल्ट क्या था? 90%। 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 325 सीटें मिली। 403 का 80% क्या है? 325 है कि नहीं है? फिर 80 में से 64 सीटें मिली। मतलब आप ये कह रहे हैं ना कि 80% है कि नहीं? ये 20। इसका मतलब है, मीनाक्षी जी मेरी बात पूरी हो जाए तो अच्छे से समझ में बात आ जाएगी, बस 10-15 सेकंड और चाहिए होगा अधिकतम, आपकी आज्ञा हो तो। जी बिल्कुल बोले। देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ 80% जनादेश 2014, 17, 19 है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी सुशासन की बात करती है, विकास की बात करती है, अंत्योदय की बात करती है, राष्ट्रीयता की बात करती है, रामत्व की बात करती है, और दूसरी तरफ गुंडाराज की बात होती है, माफियाराज की बात होती है, भाई भतीजावाद की बात होती है, भ्रष्टाचारवाद। तो 20% जो है ये भ्रष्टाचारवाद है, भाई भतीजावाद है, तुष्टीकरण है, घोर सांप्रदायिकता है, ये 20% है, और योगी वर्सेस ऑल सुशासन है, योगी वर्सेस विपक्ष, जिसमें आप सभी को गिन रहे हैं, योगी वर्सेस ऑल है ये 20%। अब फैजान खान हमारे साथ बीएसपी से प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। इस चुनाव में फैजान जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मायावती जी कहाँ हैं? ना कोई बहुत बड़ी रैली, ना कोई बहुत बड़ा जनसंवाद, ना किसी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन, फिर भी कॉन्फिडेंस ये कि मायावती जी ट्वीट करती हैं और ये कहती हैं कि 2007 वाला इतिहास एक बार फिर से बीएसपी दोहराने वाली है। ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? मीनाक्षी जी, ये कॉन्फिडेंस जब आपकी नीति और नियत दोनों साफ रहेगी और आपकी कथनी और करनी में फर्क नहीं रहेगा, तो ये कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाती है। जब उत्तर प्रदेश की जनता के जान की हिफाजत के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस कोरोना काल में आपने देखा कि अपने ट्वीट एनआई के जरिए बूथ लेवल तक उन्होंने मीटिंग ली और सब कुछ काम कार्य किया। आज मीनाक्षी जी, सारे मीडिया, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, इनके रैलियों पे विरोध इसीलिए जता रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता की जान प्यारी है। फैजान जी, आप लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, इसलिए आप ये समझाइए कि क्या केवल ट्वीट कर देने से, क्या बूथ लेवल तक अपनी बात पहुंचा देने भर से
जनता मान जाती है, जनता साथ खड़ी हो जाती है कि एक एक दरवाजे तक पहुंचना पड़ता है? मीनाक्षी जी, आज आदर्श चुनाव आचार संहिता लग चुका है प्रदेश में। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि 5 लोग डोर टू डोर जाएंगे, मैं आपको मीनाक्षी जी ये बता दूं कि हम बहुजन समाज पार्टी के लोग वो विद्यार्थी नहीं हैं जो साल भर मेहनत ना करें और जब एग्जाम आ जाए, चुनाव आ जाए तो उस वक्त घर के बाहर निकले। बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेन लगातार 5 साल किया है, इसलिए हमें वो जरूरत नहीं पड़ी जो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को पड़ी। आप क्या चाहती हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति में, इस ध्रुवीकरण की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी पड़े? आज योगी आदित्यनाथ जी 80 और 20% की बात करते हैं, बहुजन समाज पार्टी अपने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे में 100% की बात करता है, 100% की बात करता है। फैजान जी, देखिए मेरी बात अधूरी रह जाएगी, बात करके दिखा दें। ठीक है फैजान जी, ये जो आपने अभी टिप्पणी की चंद सेकंड पहले कि हम वो पार्टी नहीं है जो चुनाव से पहले, एग्जाम से पहले एकाएक तैयारी करने लग जाएं, ये किसके लिए टिप्पणी थी? समाजवादी पार्टी के लिए, AIMIM के लिए या बीजेपी के लिए? ये सारे विपक्षियों के लिए है, क्योंकि ये साल भर आपने देखा, 5 साल का वक्त गुजर गया, लेकिन इन्हें उत्तर प्रदेश की जनता का ख्याल नहीं आया। और जिस 80% और 20% पे योगी आदित्यनाथ जी ने तो खुद अपने प्रधानमंत्री जी के उस बयान का कटाक्ष किया है, सबका साथ सबका विकास। आज प्रेम शुक्ला जी फंस गए, जवाब देते नहीं बन रहा है कि अब आपका जनता समझ चुकी है आपका सबका साथ सबका विकास का नारा क्या है, आपकी नीयत क्या है, आपकी नीति क्या है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के तहत ही उत्तर प्रदेश ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा कितना चलता है उत्तर प्रदेश में, ये तो हम भी देखेंगे, भविष्य के गर्भ में है ये सवाल का जवाब। ले माधव आनंद जी, मैं इससे पहले कि आप बीजेपी के सहयोगी पार्टी के तौर पर इसका जवाब दें, आप जरा एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, एक राजनेता के तौर पर इसका जवाब दीजिए कि क्या उत्तर प्रदेश की लड़ाई में बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी के अलावा कोई और पार्टी भी नजर आती है? मीनाक्षी जी, देखिए, चुनाव लोकतंत्र में एक पर्व की तरह होता है और इस पर्व में को हम लोग सब सेलिब्रेट करते हैं और सबको जो है सेलिब्रेट करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना भी चाहिए। लोकतंत्र में निश्चित रूप से जब चुनाव का वक्त आता है तो विकास के मुद्दे भी हावी होते हैं और तमाम अन्य मुद्दे जो है वो धार्मिक मुद्दा हो या तमाम अन्य तरह के मुद्दे भी हावी होते हैं। बीजेपी की सरकार ने, जो योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, जिस तरह उन्होंने डेवलपमेंट का काम किया, डबल इंजन की सरकार है और दोनों जगह अपनी सरकार के कारण जो है इन लोगों ने जो विकास का काम किया है, चाहे आप नोएडा का देख लीजिए या तमाम अन्य जो है जिला का देख लीजिए, यानी आप अनुमान लगाइए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आप इतना बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन माधव जी, मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि आज उत्तर प्रदेश की लड़ाई में जब भी वार पलटवार का दौर शुरू होता है तो वो अधिकतर हमने देखा है कि मोदी के निशाने पर समाजवादी पार्टी होती है, योगी के निशाने पर समाजवादी पार्टी होती है और कभी कभार इधर उधर भी कुछ आरोप लग जाते हैं, लेकिन फोर फ्रंट लड़ाई जो है वो बीजेपी वर्सेस एसपी दिखाई दे रही है। AIMIM, BSP या कांग्रेस कहां खड़ी है? मीनाक्षी मुझे नहीं लगता है ये वन साइडेड लड़ाई है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह का काम किया है और जिस तरह केंद्र की सरकार की तरफ से पूरा सपोर्ट यूपी सरकार को मिला है, मुझे लगता है ये एक तरफा लड़ाई है। जब अब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा और निश्चित रूप से कहते हैं कि एनडीए एक बहुत मजबूत गठबंधन, हम लोग भी बीजेपी के साथ गठबंधन में यूपी में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। निश्चित रूप से कहीं कोई लड़ाई नहीं है, न समाजवादी पार्टी के साथ लड़ाई है, न बीएसपी के साथ है, न कांग्रेस के साथ है। और ये सारे आंकड़े जो डिफरेंट टीवी चैनल पे आ रहे हैं, ये आंकड़े वहीं से आ रहे हैं। बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी और एक तरफा लड़ाई है। बहुमत की सरकार, एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, विकास के नाम पे बनेगी, राम मंदिर के नाम पे बनेगी। जितने भी धार्मिक कार्य बीजेपी की सरकार ने किया है, क्या कोई गुनाह किया? क्या कोई गुनाह नहीं किया। ठीक है, ये आपका टेक है कि एक तरफा लड़ाई है और योगी की सरकार बनेगी। असीम बकार जी भी हमारे साथ, अब AIMIM के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। असीम बकार जी, असदुद्दीन ओवैसी ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस की एक रिपोर्ट साझा करते हुए सवाल कुछ उठाए थे। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, इसमें उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की स्थिति के बारे में, आर्थिक और सामाजिक स्थिति के बारे में जो रिपोर्ट आई, अब देखिए, 15 साल से ज्यादा की उम्र के 71% मुसलमान अनपढ़ हैं। बेरोजगारी के दर में भी देखिए 25.6% मुसलमान बेरोजगार हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गरीब स्थिति में मुसलमानों की आबादी है। अब अगर ये स्थिति असीम बकार जी बनी हुई है उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की, तो इसके पीछे वजह क्या है? मैं आपसे पूछती हूं।
अब इसके पीछे ओवैसी साहब तो वजह नहीं है, MIM भी वजह नहीं है। इसके पीछे तो वजह वो लोग हैं जो सरकारों में लगातार रहे, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी की 4 बार की सरकार हो, चाहे समाजवादी पार्टी की 4 बार की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे आजादी के बाद से लेकर 89 तक लगातार कांग्रेस की सरकार हो। सवाल तो उनसे पूछना है और हम सवाल पूछने वालों में हैं, हम भी पूछ रहे हैं। आपको पता है भारतीय जनता पार्टी का जो इतना सबका साथ सबका विकास का नारा है, इसमें भी आप एक चीज भूल गए। उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ के आसपास मुसलमानों की आबादी है और उन 5 करोड़ के मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए जो बजट है, वो फाइनेंशियल बजट जो है वो है 20 करोड़ रुपए लेकर आते हैं। ये देते ही नहीं है इससे ज्यादा। 20 करोड़ का मतलब हो गया 4 रुपए प्रति मुसलमान पर साल। 4 रुपए में एक मुसलमान का एक साल में आप क्या विकास करेंगे? आप किस मुंह से कहते हैं सबका साथ सबका विकास? मुसलमानों की शैक्षिक स्थिति एजुकेशनली इतने हम बैकवर्ड हो गए हैं कि 43% तो पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े ही नहीं हम। और जो पढ़े लिखे हैं 57%, उनमें भी जो ग्रेजुएट हैं वो 2% भी नहीं है, और स्नातक तो 1% भी नहीं है। एक पोस्ट ग्रेजुएट परास्नातक 57% थोड़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो भी इतने पढ़े लिखे नहीं है कि उनको कहीं बड़ी नौकरियां मिल जाए। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सवाल पूछना पड़ेगा। ये जो आंकड़ा मैंने बताया, 15 साल से ज्यादा उम्र के 71% मुसलमान अनपढ़ हैं, या जो पढ़े लिखे भी हैं वो प्राइमरी से ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। तो इसलिए देखिए, मैं तो असदुद्दीन ओवैसी ने जो पूरा रिपोर्ट रखी है जनता के सामने, मैं तो उसी को कोट करते हुए ये कह रही हूँ, और ये मैं पूछ भी रही हूँ कि सेक्युलरिज्म के नाम पर आज तक मुसलमान कौम जिन लोगों को वोट करती आई है, क्योंकि मैं मानकर चल रही हूँ उत्तर प्रदेश में यही जगह जगह नुक्कड़ चौराहों पर चर्चा हो रही है कि वोट उसे देना है मुसलमान कौम को जो भारतीय जनता पार्टी को हराए। और अगर ये स्थिति है तो सेक्युलरिज्म के नाम पर आज तक आपका समाज जिसे वोट करता आया है, उसने आपकी स्थिति ये क्यों बनाकर रखी? कौन है वो? क्या वो समाजवादी पार्टी है, BSP है, कांग्रेस है, कौन है? नहीं, मुसलमानों को इतना एजुकेशनली बैकवर्ड कर दिया गया कि उनके सोचने समझने की शक्ति छीन ली गई। उनको लगता है कि बीजेपी को हराना उनका काम है। उनको यह लगता ही नहीं है कि अपने बच्चों को पढ़ाना उनका काम है। उनको नहीं मालूम है कि अपने बच्चों के रोजगार की बात करना उनका काम है। मुसलमानों को यह नहीं लगता है कि उनका पहला फर्ज बीजेपी को हराना नहीं, उनका पहला फर्ज है अपने बच्चों के भविष्य की बात करना। ये उनको इतना एम्प्लॉयमेंट से दूर किया गया, एजुकेशन से दूर किया गया कि उनके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई, ब्रेन वॉश किया गया। समझता हूं आप ये कहना चाह रहे हैं असीम बकार जी कि मुसलमानों का ब्रेन वॉश किया गया, ब्रेन वॉश किया गया। डॉक्टर अजीज खान, आज तक सेक्युलरिज्म के नाम पर मुसलमानों को अपने साथ लाने वाली पार्टियों ने दरअसल मुसलमानों का ब्रेन वॉश करने का काम किया। इसमें कटघरे में समाजवादी पार्टी भी खड़ी होती है। देखिए मीनाक्षी जी, असीम जी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, मैं उन पे जाना नहीं चाह रहा हूं। किसका कौन ब्रेन वॉश कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। देखिए, एक बात आप समझिए कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा सभी को साथ लेकर के काम करने का प्रयास किया है। समाजवादी पार्टी हमने विकास किया, और उस विकास का एक ऐसा मॉडल था जिसमें हिंदू भी उसमें फायदा लेता था और मुसलमान भी फायदा लिया। हमने एक्सप्रेस वे बनाया, क्या उसमें मुसलमान नहीं चलता है? क्या हमने यहां पे स्टेडियम बनाया, क्या उसमें मुसलमान नहीं खेलता है? क्या हमने यहां पे तमाम काम किए डेवलपमेंट के, क्या उसमें मुसलमानों की भागीदारी नहीं है? क्या देखिए, सवाल हिंदू और मुसलमान की बात नहीं, हम बाइफरकेट नहीं करना चाहते। ये सर्वधर्म संभाव वाली बात है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और समाजवादी पार्टी का नाम रिपोर्ट मैंने आपको बता दी, रिपोर्ट तो झूठ नहीं कहती ना। आप बात पे रिपोर्ट्स का हवाला देते हैं डॉक्टर अजीज खान। ये रिपोर्ट तो झूठ नहीं कहती जो मैंने आपके सामने सेंटर फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस की रिपोर्ट रखी। भाई ये बताइए, सबसे ज्यादा सरकार में कौन रहा? आप खुद बताइए ना। नहीं, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूं। और उत्तर प्रदेश में कौन रहा? कहीं ना कहीं इन लोगों ने धोखा दिया, छला। आप इस बात को समझिए। उन्होंने, मान लीजिए अभी बैठे प्रेम शुक्ला जी, ये तो बड़े बड़े नारा पोस्टर लगाते थे सबका साथ सबका विकास, आज तो इन्होंने 80-20 दे दिया। देखिए, यह बाइफरकेशन है, इनकी विचारधारा देखिए। एक बात आप समझिए, पहली बात तो यह है कि हम चाहते हैं इस देश का, इस मुल्क का विकास हो, उत्तर प्रदेश का विकास हो, सबको एजुकेशन मिले, शिक्षा मिले, सबको रोजगार मिले। ये समाजवादी पार्टी की धारणा है। आप केवल असीम बकार क्योंकि AIMIM पार्टी के नेता हैं इसलिए आप उनके सवाल को टाल दे रहे हैं। ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि
आप लोगों की भी 4 मर्तबा प्रदेश में सरकार रही है, और अगर मुसलमानों की स्थिति ये है, और अगर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि हम मुसलमानों को उनका हक देने के लिए उत्तर प्रदेश में आए हैं, तो जवाबदेही आपकी भी बनती है। बहरहाल मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, चुनाव में मुद्दा केवल मुसलमानों के वोट का नहीं है, मुद्दा इस वक्त दलित वोट का भी है। अभी फैजान जी इस वक्त हमारे साथ स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो तो मायावती तो ये कहती हैं कि दलित वोट हमारे साथ इंटैक्ट बना हुआ है। क्या वाकई में ये वोट आपके पास आता नजर आता है? देखिए मीनाक्षी जी, दरअसल जो है वोट को वोट बैंक में बांट कर और उसका जो है गोत्र के आधार पर, पंथ के आधार पर, जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर, भाषा के आधार पर, प्रादेशिकता के आधार पर विभाजन नहीं करना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी इसका विभाजन नहीं करती है। लेकिन यह सत्य है कि जो बहुजन समाज है, जो वंचित समाज है, जो शोषित समाज है, इस समाज के अंत्योदय का, आखिरी व्यक्ति के उदय के लिए उनके खातों में पैसे पहुंचे हैं, उनके घर बने हैं, जो है जो बहुत गरीब है उसका मकान बना है, उस मकान में सबसे अधिक शोषित पीड़ित समाज का ही है, उनको एलपीजी गैस कनेक्शन मिला है, उनके घर बिजली आई है, उनको आयुष्मान योजना का लाभ मिला है कि उनको 5 लाख ये प्रेम शुक्ला जी आपका वर्जन है, लेकिन देखिए खेतिहर थे, अन्य जातियों के थे। सर आप इसमें अपनी बात ऐड करिएगा, ये आपका वर्जन हो सकता है कि ये समाज बटा हुआ नहीं है, लेकिन जब भी विश्लेषण होता है, देखिए ब्राह्मण, ठाकुर, एससी, एसटी, ओबीसी, फिर जाट, फिर उन लोगों का अपना समीकरण, ये जो 80%, मैं फिर बोलूंगी, ये जो 80% है, इसमें विभाजन तो दिखाई देता है। प्रश्न है आपका और बहुत सही बात कर रही हैं आप, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका और बहुत सही बात कर रही हैं आप। देखिए होता क्या है कि हम कुछ जातियों में लोगों को विभाजित करके विकास की जब बात करते हैं, कुछ जातियों को ही लाभ पहुंचाने की जब बात करते हैं, तब उसका परिणाम होता है कि प्रतिक्रियावादी समाज खड़ा होता है। जब हम सबके लिए, हम बिजली देंगे सबको देंगे, हम सड़क बनाएंगे सबके लिए बनाएंगे, हम हर घर में जल देंगे सबको देंगे, हम गैस देंगे सबको देंगे। भाई एलपीजी गैस जो है, कांग्रेस के शासनकाल में 90s में सांसद जो है कूपन दिया करता था, आपको ध्यान होगा। एलईडी बल्ब जो है वो आज से 7 साल पहले इस देश में प्रतिवर्ष 6 लाख बनता था, आज प्रतिदिन 12 लाख बन रहा है। हर घर में पहुंच गया एलईडी बल्ब, हर घर में पहुंच गई बिजली, हर व्यक्ति को मिल जाए पानी, हर व्यक्ति को मिल जाए राशन। तो उसके बाद आप जो है, जो विभेद है जाति आधार पर, वो समाप्त होने का, जाति जो है एक संस्कारगत, सांस्कृतिक जो है इकाई के रूप में काम करे, किसी को आपत्ति नहीं है, किंतु विभाजन के लिए काम करे। और हिंदू जातियों का विभाजन करके कुछ इस देश की आक्रांता शक्तियों ने भारत का शोषण किया है। वो आक्रांता शक्तियां आज भी भारत को जाते भी कह देंगे। देखिए आसिम वकार जी कहेंगे यादव 8% है, वो क्यों मुख्यमंत्री हो, हम 20% है, रोज ये कहते हैं। अब इनसे हम पूछ लें उल्टा कि भाई आपके यहाँ तो 74 फिरके हैं, आप किस फिरके के निकले, हर फिरके के कितना संख्या है, तो नहीं बताएंगे, भाग खड़े होंगे। ये आप अंग्रेजों ने, मुगलों ने इस देश के विभाजन का जो दुष्कांड किया रचा है, उससे मुक्त करना, यही तो हमारा राजनीतिक प्रयास है। ठीक है असीम वकार जी, आप अक्सर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं, फूट डालकर राज करने की नीति पर भारतीय जनता पार्टी चलती है, लेकिन यही आरोप वो आप पर लगा रहे हैं। आप तुष्टीकरण की राजनीति पसंद करते हैं, आप चाहते हैं एक कौम की बात हो और सिर्फ उनकी बात हो। नहीं, देखिए मैं आपको बहुत सीधी सी बात बताऊं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी कब आपको कहां फंसा देगी ये पता ही नहीं है। मैं जनता की बात कर रहा हूं। मैंने कभी नहीं कहा कि कोई अगर 8% लेके बन रहा है तो बने, 12% के अगर जाटो बन रहे हैं बने, 8% के अगर ब्राह्मण बन रहे हैं बने, 7% के ठाकुर अगर बीजेपी में मुख्यमंत्री बन रहे हैं बने, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैं कब कह रहा हूं ना बने, मैं तो कह रहा हूं कि निषाद को बनाइए, राजभर को बनाइए, जाटों को बनाइए, जिसको दिल चाहे बनाइए। मैंने कब इतराज किया? मैं तो कह रहा हूं मुसलमान को भी बनाइए। इनके और मेरे सोच में फर्क है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत से मुद्दे दबा दिए, धर्म की राजनीति में और जाति की राजनीति में, छोटे छोटे से मुद्दे। जो ड्राइविंग लाइसेंस
उत्तर प्रदेश में 250 रुपए में बनता था, वो ड्राइविंग लाइसेंस 5,500 रुपए में बन रहा है। कोई पूछने वाला नहीं। पहले जो ये सेट टॉप बॉक्स आता था, घर में लगा होता था, ये 100 रुपए में महीने में चार्ज होता था और 100 रुपए में लोग देखते थे। आज उसकी कास्ट बढ़ा के 500 रुपए कर दी गई है। कोई पूछने वाला नहीं है। बीजेपी किसके जेब में पैसा जा रहा है, कितना टैक्स है, कोई पूछने वाला नहीं है। और जब कोई पूछता है तो उससे कहते हैं ये ओसामा बिन लादेन की फोटो ले लो, ये पाकिस्तान ले लो, ये इमरान खान ले लो, इसको खा लो। ये अफीम देते हैं। मैंने कब कहा कोई ना बने? मैं तो कह रहा हूं सब बने और सबके साथ हमारा भी विकास हो, हमें भी बनाइए। भारतीय अब अगर ये मेरा गुनाह है तो कहते रहिए। भारतीय जनता पार्टी अफीम देने का काम करती है। माधव आनंद, अफीम देने का काम करती है आपकी सहयोगी पार्टी? देखिए, ये लोग क्या कहते हैं, मुझे लगता है राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के इस तरह की बातें करना मुझे लगता है कतई उचित नहीं है। लेकिन अभी की सरकार और पूर्व की सरकारों में सिर्फ इतना ही अंतर रहा है कि पूर्व की सरकारें तुष्टीकरण की नीति अपनाती थी, एक पर्टिकुलर समुदाय के लिए वह बात करती थी। लेकिन बीजेपी या एनडीए की सरकार समाज के सभी वर्गों को लेके चलने के लिए जानी जाती है। अल्पसंख्यक समुदाय की आप बात कर रही थी, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जितनी योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी लाए हैं, क्या पूर्व की सरकारें लाया करती थी? ट्रिपल तलाक किसके टाइम में खत्म हुआ, हम सब लोगों को पता है। तो ये लोग सिर्फ बोलते थे, तुष्टीकरण की नीति अपनाते थे। और एनडीए की सरकार तुष्टीकरण पे विश्वास नहीं रखती है। समाज के सभी वर्गों का विकास कैसे हो, शोषित, वंचित, उपेक्षित समाज के हर वर्गों का विकास कैसे हो, इसके लिए हमेशा से चिंतित रही है और उस दिशा में काम करती रही और आगे भी करती रहेगी। और यही कारण है, मैं बार बार कहता हूं, चाहे धार्मिक मुद्दों को उठाना कोई गुनाह नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो निश्चित रूप से उससे विकास भी होगा, आपकी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, पर्यटन को ही बढ़ावा मिलेगा। और जो धार्मिक लोग हैं, जो धर्म से जुड़े हुए हैं या जिसको धर्म में मान्यता रखते हैं, उनको भी निश्चित उनको अच्छा लगेगा। तो मुझे लगता है बीजेपी सारी पहलुओं पर ध्यान रखते हुए विकास के काम पे ध्यान रखती है। और ये लोग अनर्गल बातें इसी तरह करते रहे। हम लोग तो चाहते हैं ये लोग अनर्गल बातें करें। ठीक है, मैंने तो पहले ही कहा कि एक तरफा मैच है, कोई दूसरी पार्टी है ही नहीं। बीजेपी एनडीए सरकार बनाएगी, 300 प्लस सीट हम लोग लेके आएंगे और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है अजीज जी, अब आप एक बात बताएं, इधर आज साधु संतों का एक सम्मेलन हुआ, उसमें एक प्रस्ताव जो है साधु संतों ने सर्वसम्मति से फिर आगे आरएसएस को भी भिजवा दिया है। उनकी इच्छा है कि मथुरा से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़े। अखिलेश यादव कहां से चुनाव लड़ सकते हैं, या आप क्या चाहते हैं वो कहां से चुनाव लड़े? सीधा सीधा कॉन्टेस्ट क्यों ना योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव हो जाए? देखिए, 2-3 बातें मुझे अहम करनी है। एक तो योगी आदित्यनाथ जी सुरक्षित सीट ढूंढ रहे हैं। उनको यह नहीं पता कि वो चुनाव लड़े कहां से, और बीजेपी वाले गंभीर नहीं, वो उनको सुरक्षित सीट दे नहीं पा रहे, क्योंकि हर जगह महंगाई है, बेरोजगारी है, कोरोना से मौतें हुई हर जगह, इसलिए योगी जी तय नहीं कर पा रहे, पहली बात। और आजकल उत्तर प्रदेश में मैं देख रहा हूं, लोगों को सपने बहुत आ रहे हैं। अभी देखिए ना, हरनाथ सिंह यादव जी को भी सपना आया था और वो कह रहे थे भगवान कृष्ण जी आए थे। अरे मैं तो कह रहा हूं, भगवान कृष्ण जी ने जो सपने में आकर के पूछा होगा कि माननीय योगी जी से कि साहब आप पूरे प्रदेश में आपने नफरत फैलाया है, मथुरा तो प्यार की नगरी है, मोहब्बत की नगरी है, कम से कम यहां नफरत ना फैलाइए। एक बात ये भगवान कृष्ण ने पूछा होगा। दूसरी बात नहीं, अब दूसरी बात आने से पहले डॉक्टर अजीज, क्योंकि आप बीजेपी के पिच पर आ गए। नहीं, डॉक्टर अजीज आप बात पूरी करिएगा। देखिए, मैं आपको पूरा टाइम दूंगी, बहुत समय हमारे पास। अब ये तो आप बीजेपी के पिच पर अगर बॉलिंग करेंगे तो हिट विकेट हो जाएंगे ना। अब आप श्री कृष्ण के सपने में आने की बात करें, अखिलेश यादव कहते हैं वो तो उनके भी सपने में आए। हरनाथ यादव ने ही एक और ट्वीट किया था, उन्होंने बोला था कि भाई श्री कृष्ण सपने में आए, जरा ये तो बता दें भैया कि ये मंदिर का निर्माण आप कब करवाएंगे, उसको भव्य कब करवाएंगे, अब बताइए। अरे मैं आ रहा हूं ना मीनाक्षी जी, उसी बात पर तो मैं कहना चाह रहा हूं। मैं 2-3 बातें प्रेम शुक्ला जी की कंप्लीट कर दूं। भगवान कृष्ण ने पूछा होगा कि मैंने आपको उत्तर प्रदेश का राजा बनाया था 5 साल के लिए, आपने लोगों को बंधक बना लिया। आपने कोरोना काल में आप उत्तर प्रदेश छोड़कर के पश्चिम बंगाल चले गए, लोग अनाथ हो गए, 800 का सिलेंडर 80,000 में बिका, लाखों मौतें हो गई, गंगा में लाशें बही हैं और उन लाशों को ढका गया है। बात समझिए ना, भगवान कृष्ण ने यह भी पूछा होगा। एक बात समझ लीजिए आप कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी धर्म के आड़ में अपनी नाकामियों को छिपाना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता अब उनको माफ करने वाली नहीं है। जो बंधक बनाई गई थी उत्तर प्रदेश की जनता, अब वो आजाद हो गई है। और एक बात जानिए, वो मन बना चुकी है बदलाव का। प्रेम शुक्ला जी अभी कह रहे थे साहब सबका साथ सबका विकास। अरे भाई क्या विकास कर रहे हैं आप?
आपने तो बर्बाद कर दिया उत्तर प्रदेश को। यहां का नौजवान जिसने आपको सरकार बनाई, जिसने आपको वोट दिया और बड़ी उम्मीद के साथ आपने साफ ख्वाब दिखाया था, सपने दिखाए थे, क्या हुआ? उस पर लाठियां भाजते हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर के महिलाएं। चलिए, आपने बहुत सारे सवाल एक साथ पूछ ले। प्रेम शुक्ला जी से अब हम जवाब ले लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, श्री कृष्ण सबके सपने में आ रहे हैं, आपके भी सपने में आए हो तो बता दें। देखिए, भगवान श्री कृष्ण भी जिस दिन मेरे सपने में आएंगे वो पल मेरे लिए धन्यभाग होने का होगा, और मैं उनसे निश्चित तौर पर प्रार्थना करूंगा कि कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य दिव्य कृष्ण मंदिर बनने का आप जो है ऐसा अवसर इस भारत के संवैधानिक व्यवस्था में दें, ताकि जो है ये भव्यता को प्राप्त हो। एक बार जो है अपने जीवन काल में मथुरा में उसी तरह का भव्य दिव्य मंदिर में देख सकूं जिस तरह का अयोध्या में बनते हुए देख रहा हूं, जिस तरह काशी में बनते हुए देख रहा हूं। यह निश्चित तौर पर मेरी उनके चरणों में प्रार्थना होगी। लेकिन कंसों की यह प्रार्थना नहीं होगी ना। कंस तो उग्रसेन को जेल बंद कर देते हैं ना स्वार्थ में। कंस जो है माइक छीन लेते हैं, कंस चचा गच्चा दे देते हैं। इसलिए कंस को तो दिन रात सपने में आते होंगे, पता नहीं कब आ जाएं। इसलिए 8 बच्चों में देवकी के कंस को कृष्ण ही दिखाई दिए। उनको हर जगह की जो है कृष्ण ही दिखाई देते थे कंस को। तो कंसों को तो इस बात का दंश रहेगा कि राम भक्तों पे गोली चलाने का अपराध अभी भूले नहीं हैं, उसका उनके मस्तिष्क पर प्रभाव रहेगा। मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, हिंदुओं को मुआवजा नहीं, सिर्फ मुसलमानों को मुआवजा मिलेगा। आतंकवादी पकड़े गए, उनको छोड़ दिया, मुसलमान है छोड़ दो, आतंकवादी हैं तो क्या हुआ? अदालत ने हस्तक्षेप किया, 4 को मृत्युदंड मिला। जिनको मृत्युदंड मिल सकता हो ऐसे आतंकवादियों को मुसलमान होने के नाते छोड़ देने पर भगवान श्री कृष्ण जो है उसके लिए भी ऐसे समाजद्रोहियों के विरुद्ध भगवान श्री कृष्ण का चुनावी सुदर्शन चक्र चलेगा और वह पूरा ऐसी शक्तियों का संहार करता चला जाएगा। अरे मैं तो बहुत शांति मीनाक्षी जी को शांत कराएं, मीनाक्षी जी इनका लेकिन डॉक्टर अजीज खान जो शांत कराएं। एक मिनट मीनाक्षी जी, मैं इनको धैर्य से सुन रहा था, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। मीनाक्षी जी, एक दूसरे पर क्यों बोलना? जिम्मेदार पत्रकार हैं आप, पूछिए। एक दूसरे के साथ क्यों? मीनाक्षी जी, मैंने कोई गैर जिम्मेदार बात नहीं। लेकिन देखिए डॉक्टर अजीज खान, जिम्मेदार बातें की हैं। आ रही हूँ मैं प्रेम शुक्ला जी, लेकिन एक सवाल का जवाब मैं ले लूं। डॉक्टर अजीज खान वो विकास की बात गिनाते हैं, वो हाईवे की बात करते हैं, एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, वो एयरपोर्ट की बात करते हैं, उसमें तो अखिलेश यादव ये कह देते हैं ये तो हमारे किए हुए विकास का फीता काट रहे हैं, उन्माद पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। अजीज जी, मेरा सवाल तो सुनिए। धर्म के आड़ में आप मत छिपिए, योगी जी ही छिपे, प्रवक्ता ना छिपे। डॉक्टर अजीज खान, अरे डॉक्टर अजीज खान आप कहाँ? अरे सुनिए ना, एक मिनट सुनिए ना डॉक्टर अजीज खान। अभी जब बीजेपी विकास की बात करती है, वो कहती है एक्सप्रेसवे हमने बनाए, हाईवे हमने बनाए, एयरपोर्ट हम लेकर आए, फलाना विकास हमने किया, तो हर उस चीज में तो अखिलेश यादव ये कहते हैं कि हमारे किए हुए विकास का फीता काटने के लिए पहुंच गए योगी आदित्यनाथ। इसमें कोई दो राय नहीं, मैं कुछ प्रूफ दूं। इनका तो आईटी सेल इतना मजबूत है और इतना झूठा है, आप देखिए ना इस बात को कि कलकत्ता का फ्लाईओवर है, अमेरिका की एक फैक्ट्री है, जूम करके दिखाया जाए, मैं चाहूंगा आपके चैनल वाले जूम करके दिखाएं। साहब ये आईटी सेल मैनिपुलेट कर रहा है। उत्तर प्रदेश का विकास का मॉडल देखिए, ये आप देखिए, ये देखिए तेलंगाना का डैम देखिए, ये उत्तर प्रदेश का विकास का मॉडल है। ये झूठे लोग, ये झूठ और नफरत। तो आप घबराते क्यों हैं? इनके आप घबराते क्यों हैं? नहीं, मैं राम गोपाल यादव की बात कर रही हूँ। सर सुनिए ना, जनता को गुमराह कर रहे हैं। सर सुनिए ना, दूसरे के विकास को उत्तर प्रदेश का विकास बता रहे हैं। ये हमारे काम को, हमारे काम का जीता काटा। बताइए 5 काम। मैं देखिए 2 और मेहमान हमारे साथ बैठे हुए, मुझे उनके पास भी जाना है। किया उन्होंने, इसका उद्घाटन किया। अजीज जी, 2 और मेहमान मेरे साथ हैं, मुझे उनके पास भी जाना है, मुझे माधव जी के पास भी जाना है, असीम बकार जी के पास भी जाना है। लेकिन मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि डरावा कौन है? राम गोपाल यादव चुनाव आयोग के रैली ना करने के फैसले पर भी राजनीति ढूंढ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लिए लोगों की जान जरूरी है या चुनाव जरूरी है, रैली जरूरी है? आप तो उसमें भी राजनीति ढूंढ रहे हैं। देखिए एक बात मीनाक्षी समझिए आप, हमारे नेता ने कोई ऐसी बात नहीं कही। हमारे लिए देश पहले है। कोविड काल में देश की सुरक्षा, प्रदेश की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा इंपॉर्टेंट है। इंडिया टीवी देखिए।
ये रामगोपाल यादव जी का ट्वीट हम चला रहे हैं। अरे प्लीज मुझे मौका दीजिए ना। देखिए ये लोकतंत्र का पर्व है, ये पर्व लोकतंत्र के पर्व में सबको बराबर का अधिकार है कि हर आदमी को बराबर का मौका मिलना चाहिए लोगों को अपनी बात रखने का। आज ये लोग अखिलेश सिंह के अलावा बाकी किसी बयान नहीं सुनते। समाजवादी बड़े बड़े उद्योगपति इनके पास है, चर्चा लोग को कच्चा दिया जा चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। ये दूसरों को मौका क्यों नहीं मिलेगा? अरे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का आपके पास भी मौका था। मिलना चाहिए। बिहार का इलेक्शन गया, बंगाल का इलेक्शन गया, आप जानते थे कि कोरोना इतनी जल्दी जाने वाला तो नहीं है, ये आपके समय में भी ग्रहण बनकर आ सकता है। तैयारी कर लेते ना। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कितना वक्त था? असीम वकार जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये चुनाव जरूरी है या कोरोना से लड़ाई जरूरी है? चुनाव रैलियों पर रोक लगी, ये अच्छा है या बुरा? उद्योगपतियों से इन्होंने तमाम चंदा लिया है। असीम वकार जी, चुनाव रैलियों पर रोक अच्छा या बुरा? इसमें भी कोई राजनीति है क्या? नहीं देखिए बिल्कुल है राजनीति, आप लोग भी जानते हैं। अच्छा, और बहुत मजबूत राजनीति है, लेकिन अब रोक लगी है, चुनाव आयोग का पालन सब करेंगे, हम लोग भी करेंगे, लेकिन है तो कुछ ना कुछ तो है इसके अंदर। और दूसरी बात, मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करूं आपसे, मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा। नहीं, अदरवाइज बाबा रामदेव से मेरा एक सवाल पूछवा दीजिएगा। अरे सर, आप कहाँ पहुंच रहे हैं? योग की क्लास नहीं चल रही अभी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि रैलियों पर रोक में राजनीति क्या है? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं, जैसे अभी आप कह रही थी भटकाने वाली बात, 35 रुपए में पेट्रोल बिकवाने वाले लोग कहां गायब हो गए? उनसे पूछिए 100 रुपए में बिक रहा है। क्यों उस तरह की झूठी प्रचार किए जा रहे थे? और एयरपोर्ट, बंदरगाह, बड़े बड़े कारोबार, पेट्रोलियम सब दे देंगे अडानी अंबानी को, और गरीब हिंदू को देंगे मंदिर। उसामा बिन लादेन, पाकिस्तान, जिना, इमरान खान, ये देंगे गरीब हिंदू को, और उनको देंगे जो अडानी अंबानी हैं, दोस्त हैं, उनको देंगे बड़े बड़े कारोबार। ये गरीब आदमी का हक है, ये मिडिल क्लास का हक है, ये दलितों का हक है, उनको दीजिए, उनको कारोबार दीजिए, उनके बच्चों को रोजगार दीजिए। चुनाव इसी पर होने वाला है। महंगाई से मुक्ति तो आपको भी चाहिए, सिवाय मंदिर भगवान मंदिर, इसके अलावा बाकी नहीं को भी चाहिए। महंगाई से मुक्ति मुझे भी चाहिए। जितने और पैनलिस्ट बैठे हुए हैं सभी महंगाई पर एक मत हो सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था जिसे आप टाल गए। जरा स्पष्ट होकर जवाब दीजिए, रैलियों पर रोक, इसमें राजनीति क्या है? क्या राजनीति है? देखिए, आप भी जानती हैं कि क्या राजनीति है। नहीं, मैं नहीं जानती, आप समझाइए। चुनाव आयोग ने फैसला लिया है, ठीक है, सर आंखों पर। चुनाव आयोग ने फैसला लिया है, ठीक है, सर आंखों पर। चुनाव होने दीजिए, चुनाव होना चाहिए। आप कहेंगे भी कि रैलियों में राजनीति, रैलियों पर रोक में राजनीति, और फिर समझाएंगे भी नहीं। बहरहाल मैं नहीं जानती इसमें क्या राजनीति है। माधव आनंद, अगर आपको कोई राजनीति समझ में आ रही है तो मुझे भी समझा दें, मेरे भी ज्ञान चक्षु खोल दें। मीनाक्षी जी, मुझे कोई राजनीति नजर नहीं आ रही है इसमें। चुनाव आयोग स्वायत्त संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है, और चुनाव आयोग ने जो नियम बनाए हैं वो सबके लिए है, और सबको इसका अक्षरशः पालन करना चाहिए। आप ही के चैनल पे आप ही एंकर थी, और मैंने पूछा था कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं से, क्या आप लोगों ने चुनाव आयोग को सुझाव दिया? जब मोदी जी रैली कर रहे थे तो इन लोगों को बहुत पेट में दर्द हो रहा था कि मोदी जी रैली कर रहे हैं, मोदी जी रैली कर रहे हैं। आज चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है कि भाई किस तरह से चुनाव कराया जाए, किस तरह के प्रतिबंध लगाए हैं, आज इनके पेट में दर्द हो रहा है। तो चुनाव आयोग पे प्रश्न चिन्ह लगाना, मुझे लगता है संवैधानिक संस्था है, उस पर कतई उचित नहीं है। जहां आपको फोकस करना है, सरकार ने जो काम किया है, या आपको लगता है सरकार ने जो काम नहीं किया है, काम बाकी रह गया, आप उस पर चर्चा कीजिए, उस मुद्दे पे बहस कीजिए। चुनाव आयोग का काम है चुनाव कराना, किस रूप में कराना है वो चुनाव आयोग समझे। हम लोग का जो काम है वो करना चाहिए, और इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर अजीज खान, मैं तो ये सोच रही थी कि शायद समाजवादी पार्टी ये कहेगी कि चुनाव आयोग ने बहुत देर कर दी रैलियों पर रोक लगाने में, इन्हें तो बहुत पहले कर देना चाहिए था। देखिए मीनाक्षी जी, चुनाव आयोग के हर फैसले को हम सर माथे लगाते हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि यही चुनाव आयोग है, इसको निष्पक्ष तौर पे सारे फैसले करने चाहिए। इसको देखना चाहिए कि साहब जो पार्टियां छोटी हैं, रीजनल है, आखिर वो चुनाव प्रचार कैसे करेंगी? सवाल उठता है। हम बैनर नहीं लगा सकते, हम पोस्टर नहीं लगा सकते, हम अपनी बात नहीं रख सकते, हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारा कमजोर है, तो हम अपनी बात कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे? लोकतंत्र है, एक बात। दूसरी बात, आप समाजवादी पार्टी को क्या वाकई इतनी छोटी पार्टी कह रहे हैं? खेला है जो लैपटॉप की भूमिका जानती है, जो शिक्षा की भूमिका को जानती है। अरे मौका तो दीजिए। आप सुनिए ना, यही चुनाव आयोग है। पंचायत चुनाव में क्या हुआ था?
घरों में लोगों को कैद कर दिया गया। आप देखिए ना किस तरीके से लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ, नामांकन तक नहीं करने दिया। नहीं अजीज जी, आप देखिए बार-बार मौके की बात कर रहे हैं, लेकिन मौका मैं इसलिए देती हूँ कि आप मूल मुद्दे पर जवाब दें। समाजवादी पार्टी शिक्षा का महत्व जानती है बकौल अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी लैपटॉप बांटने का वादा करती है। अब वही समाजवादी पार्टी अगर बीते 5 साल में अपने डिजिटल कैंपेनिंग की सोच नहीं वृहत कर पाई, तो इसमें क्या गलती चुनाव आयोग की है? नहीं, मैं मीनाक्षी जी, मेरे सवाल को आप नहीं समझ पाई प्लीज। हम यह कह रहे हैं कि जो इनका डिजिटल हब है, आईटी हब, वो सिर्फ नफरत की खेती करता है, नफरत का बाजार है उसका। कहीं ना कहीं वो हेट स्पीचेस तैयार करके लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है। हम चुनाव आयोग से मेरी मांग है कि वो इनके हेट स्पीचेस को इनके सोशल साइट से निकाली जाए, इसके जो वीडियोस हैं वो निकाले जाए, और जो नफरत के ये वीडियोस बनाते हैं, जो नफरत के बैनर बना रहे हैं, उनको हटाया जाए। ये मैं कहना चाह रहा हूं। अच्छा, डिजिटल प्रचार का गलत फायदा उठा सकती है बीजेपी, ये सपा का शक है। या कुछ नहीं बता सकते। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, मैं आखिरी संक्षेप में जवाब दीजिएगा। डिजिटल प्रचार का फायदा उठाती है प्रेम शुक्ला जी, बहुत संक्षेप में। देखिए, जो विद्यार्थी फेल होने वाला होता है, जिसने तैयारियां नहीं की होती परीक्षा की, उसको परीक्षा के सारे नियम गलत लगते हैं। चूंकि समाजवादी पार्टी हार के गर्त में गिरने की अपनी स्थिति को देख रही है, इसलिए उसको चुनाव आयोग की प्रक्रिया प्रचार की गलत है, चुनाव का समय गलत है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ना गलत है, इत्र के मित्रों के कारोबार पर हुए छापे गलत हैं, इनको काला धन जमा करने दिया जाए, इनको पैसे बांटने दिए जाए, इनको जो है दुष्प्रचार करने दिया जाए, इनको मुसलमानों के नाम पे वोट मांगने का अधिकार दिया जाए। आप हिंदू कहो तो आप अपराध हो जाएगा, ये मस्जिदें कब्रिस्तान बनवाएंगे, आप मंदिर बनवा दोगे अपराध हो जाएगा। तो इन सबकी जो सोच थी औरंगजेबी सोच वालों को अयोध्या का भव्य दिव्य राम मंदिर उनकी आंखों में शूल की तरह चुभ रहा है। बहस का मूल उद्देश्य ही यही है। प्रेम शुक्ला जी, डॉक्टर अजीज खान, नसीम वकार जी, माधवानंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। उस बहस का मूल उद्देश्य ही ये है कि सभी पार्टियों की राय को जनता सुने, समझे और फिर तय करे कि वो किसके साथ जाना चाहती है, किसके विचारों से सहमत है और किससे असहमत है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।